नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ गया है कि द एबिलिटी टू एक्सेस वर्बल लॉजिक, ठीक है। तो ये वर्बल रीजनिंग को हम समझने का प्रयास करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम समझें कि रीजनिंग को हम यदि कैटेगराइज करें या क्लासिफिकेशन करें तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप कह सकते हैं वर्बल, दूसरे को आप कह सकते हैं नॉन वर्बल। तो वर्बल रीजनिंग का यहाँ पर अर्थ है कि वर्बल रीजनिंग इज अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग यूजिंग कंसेप्ट फ्रेम्ड इन वर्ड्स। इट एम्स टू इवेल्युएटिंग एबिलिटी टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली रेदर देन एट सिंपल फ्लुएंसी और वोकैबुलरी रिकॉग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्बल रीजनिंग में कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपको वर्बल रीजनिंग में यदि कुछ चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर आपको शब्दों में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, शब्दों में डायरेक्शन दिया जाता है। उन शब्दों में ही दिए गए जो सेंटेंस होते हैं उनको आपको समझना और समझकर उन तथ्यों को समझकर जो आपसे पूछा गया उसका समाधान करना, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों में उसको व्यक्त किया जाता है, उन्हें व्यक्त किए हुए शब्दों को आपको समझना होता है और सॉल्यूशन आपको निकालना होता है, ठीक है। तो ये सारा जो भी होता है आपका शाब्दिक वो आपका वर्बल रीजनिंग में आता है, ठीक है। इसी प्रकार से नॉन वर्बल रीजनिंग भी होती है, जैसा कि आप यहाँ बाजू में देख रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग लिखा हुआ है। नॉन वर्बल रीजनिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पिक्चर्स एंड डायग्राम। इट टेस्ट द एबिलिटी टू एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन विजुअल रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन का ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पिक्चर्स और डायग्राम्स दिए जाते हैं, उन पिक्चर और डायग्राम्स के माध्यम से आपको समस्याओं को समझना होता है और समस्याओं का समाधान करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहें नॉन वर्बल में क्या है, आपका डायग्रामेटिक या पिक्चर के फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको समझना, उनका आंसर खोजना, ये आपका नॉन वर्बल हो गया। और जो भी कहना चाहिए सेंटेंस दिए जाएंगे या शब्द के रूप में या वर्ड के रूप में जो भी आपको कहना चाहिए स्टेटमेंट दिया जाएगा, और उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है कि स्टेटमेंट को पढ़कर और उनको प्रॉब्लम को समझना और उसका समाधान करना, ये सारा आपका क्या है वर्बल रीजनिंग में आता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या फ़र्क है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग की। आइए, यदि हम बात करें कि वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं और कितने टाइप के आते हैं, तो यहाँ टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस लिखी हैं। ये सारी एक्सरसाइज क्या है वर्बल रीजनिंग की हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी इसी टाइप की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन उनको जो दिया रहता है वो पिक्चर फॉर्म में दिया रहता है, तो आपको वो सारी चीज़ें क्या है पिक्चर या पिक्चर के फॉर्म में समझनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्बल रीजनिंग में आप देख रहे हैं या सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज़ कंप्लीशन के, एनालॉजी के होते हैं, क्लासिफिकेशन के होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शनल सेंस टेस्ट, लॉजिकल, वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, डेटा सफिशिएंसी, असर्शन एंड रीज़न, सिचुएशन रिएक्शन, फाइंडिंग ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ क्या 16-17 प्रकार के कहना चाहिए एक्सरसाइज लिखी हुई हैं। इनके अलावा भी मैथमेटिकल होते हैं, अर्थमेटिकल होती हैं, तो उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो वो भी सारी कहना चाहिए वर्बल रीजनिंग में आती हैं, ठीक है। तो आइए समझें, हम बारी बारी से समझते हैं कि सीरीज कंप्लीशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी में किस टाइप के आते हैं, आइए देखते हैं। सीरीज कंप्लीशन की बात करें तो यहाँ सीरीज कंप्लीशन का हिंदी मतलब है श्रृंखला समापन, ठीक है। सीरीज मतलब जैसा कि यहाँ नीचे दिया गया है 1, 3, 5, ठीक है, और जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है 9, 11, 13, ठीक है। इस टाइप की सीरीज़ की बात कर रहे हैं। इस सीरीज़ में एक कहना चाहिए नंबर मिसिंग होगा, उस नंबर का आपको पता लगाना है, ठीक है, और वो पता लगा के वो आंसर को खोजना है, ठीक है। तो यहाँ दिया है फाइंडिंग द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज एंड चूज द करेक्ट आंसर दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन गिवन सीरीज, ठीक है। तो ये किसी पैटर्न में ये सीरीज दी हुई है कि 1, 3, 5, 9, 11, 13, तो ये मिसिंग कैरेक्टर है। तो इसी पैटर्न को समझ कर ये मिसिंग कैरेक्टर में समझना है कि कौन सा
नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसा ये आंसर सी है इसका, तो यहाँ बताया गया है क्लियरली द गिवन सीक्वेंस फॉलो द पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 1 में +2 करते हैं तो 3 बनता है, 3 में +2 करते हैं तो 5 बनता है, 5 में +2 करते हैं तो 7 बनता है, 7 में +2 करते हैं तो 9 बनता है। ठीक है, तो हर कहना चाहिए सीरीज़ में हर कहना चाहिए जो न्यूमेरिकल कहना चाहिए नंबर दिया हुआ है उसमें आप +2 करके सीरीज़ ये बनती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में +2 करेंगे तो 7 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा 7। ठीक है, तो इस टाइप से कहना चाहिए मिसिंग टर्म होती है सीरीज़ में, और मिसिंग टर्म को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यदि मिसिंग सीरीज़ का जो कहना चाहिए टर्म है वो यदि फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये सीरीज़ क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीशन हो जाता है उसका। ठीक है, तो इस टाइप के सीरीज़ कंप्लीशन के आपको क्वेश्चन आते हैं। आइए क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, द फाइंडिंग द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज एंड चूज द करेक्ट आंसर दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहना चाहिए एक सीरीज़ दी हुई है 2 10 50 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और 12 50। अब यहाँ पर भी आपको पैटर्न समझना है और ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर जो इनमें से कहना चाहिए नंबर आ रहा है उसे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखें पैटर्न यदि हम समझें 2 और 10 और 50, तो यहाँ पर यदि हर उसके नंबर के साथ 5 को इंटू करें तो आगे वाला आपका नंबर आता जा रहा है। 2 × 5 किया हमने जैसा कि नीचे दिखाया गया है, 2 × 5 किया तो 10 आ गया, 10 × 5 किया तो 50 आ गया। अब 50 × 5 करेंगे तो 250 यहाँ आना चाहिए, फिर 250 × 5 करेंगे तो ये फिगर आना चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि ये 250 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या है पैटर्न समझने होते हैं और पैटर्न समझने के बाद वो नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है और वो फाइंड आउट नंबर ही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि मिसिंग टर्म वाले जो क्वेश्चन है कई प्रकार से आते हैं। कांस्टेंट डिफरेंस रहता है कई बार सीरीज़ में, कई बार इंक्रीजिंग होती है डिफरेंस कि इसमें हो सकता है कि +1 किया हो, 10 में +2 किया हो, 50 में +3 किया हो, मतलब इंक्रीजिंग वे में भी हो सकता है डिफरेंस, डिक्रीजिंग वे में डिफरेंस हो सकता है, या स्क्वायर किया हो सीरीज़ में 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर ऐसे कर करके स्क्वायर करके आगे आंसर आ रहे हों, या कई बार क्यूब्स किए हों, कई बार कॉम्बिनेशन भी किया हो स्क्वायर क्यूब्स का। ठीक है, तो ये इस टाइप के पैटर्न आपको सीरीज़ में देखने को मिल सकते हैं और आपको वो पैटर्न पहचानना होता है, और पैटर्न पहचानने के बाद आपको क्या है दिए गए जो आपके ऑप्शन देते हैं उनमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं। सो हम बात करेंगे एनालॉजी की। एनालॉजी कह लें व्हाट आर वर्बल एनालॉजीज। तो इन जनरल एनालॉजी इज अ सिमिलरिटी दैट इज ड्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट बट सफिशिएंटली सिमिलर इवेंट situation or circumstances. A verbal analogy draw a similarity between one pair of words and another pair of words. ठीक है, तो यहाँ पे एनालॉजी ये कह लें या एनालॉजी कह लें, जो भी एनालॉजी का मीन्स ये है कि सिमिलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे क्वेश्चन में कि 2 पेयर दिए होंगे वर्ड्स के, तो दो पेयरों में से एक पेयर में आपको क्वेश्चन मार्क, जैसा कि यहाँ पे ये आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने वाला हमें क्या है ऑप्शन इनमें से पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पेयर दिए गए हैं, ये टीचर और एजुकेशन, ऐसे ही सामने दूसरा पेयर देने की कोशिश करी स्टूडेंट, और जो भी ये क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, तो जैसा टीचर और एजुकेशन में कहना चाहिए सिमिलरिटी है एक प्रकार की, वैसे ही हमें स्टूडेंट के साथ में यही रिलेशन इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन के साथ में मिलेगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ टीचर और एजुकेशन के बीच में जो रिलेशन है वही हमें स्टूडेंट और ये दिए गए ऑप्शन में से पता करना है कि कौन से ऑप्शन में वो रिलेशन हमें मिल सकता है। ठीक है, और जो आपको मिलेगा जिस ऑप्शन में रिलेशन वो सेम, वही आपका आंसर होगा। तो जैसे टीचर का एजुकेशन से है, वैसे टीचर का स्कूल से कहना चाहिए रिलेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। बाकी आप देखेंगे तो स्टूडेंट से रिलेटेड ये सारे आंसर हैं कि क्लास भी है रिलेट, लाइब्रेरी भी है, बुक्स भी है,
लेकिन जो ये कहना चाहिए रिलेशन दिया हुआ है, ये जो संबंध शो कर रहे हैं टीचर और एजुकेशन का, तो ऐसा ही यदि स्टूडेंट की बात करेंगे हम तो स्टूडेंट का स्कूल के साथ में रिलेशन होगा। ठीक है, तो इस टाइप की सिमिलरिटी हमें दोनों पेयरों में बनानी होती है। ठीक है, सेम यदि आप उसके साइड में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर देखें आप बी और ई एफ का एक पेयर दिया हुआ है। ठीक है, कि ए बी इज टू ई एफ, तो ऐसा ही क्यू आर इज टू क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको पैटर्न थोड़ा सा पता करना होता है। अब यहाँ पर वर्ड्स में दिया था टीचर एजुकेशन, तो ये यहाँ पर आपने ये वर्ड को सिमिलर समझते हुए कहना चाहिए, ढूंढने में आपको आसानी हुई। मगर यहाँ पर कई बार इस टाइप से पैटर्न दिए होंगे, तो आपको इसमें पैटर्न समझना होगा और उसका सिमिलरिटी वाला कहना चाहिए ऑप्शन आपको इसमें से फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर ए बी इज टू ई एफ दिया है, तो आप यदि देखें इसमें तो ए बी और बीच के वर्ड सी और डी छूट रहे हैं, उसके बाद ई एफ, उसमें ई एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 वर्ड छोड़ने के बाद आप देख रहे हैं कि ये ई एफ आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे ही यदि क्यू आर है तो उसके बाद 2 वर्ड छूटेंगे, उसके बाद क्या आएगा, यू भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ वही ऑप्शन बी आपका कहना चाहिए राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न क्या है, आपको क्या है अपने लॉजिकल लेवल पर ये समझना होता है। जैसे ही आप जैसे सीरीज़ करेंगे तो सीरीज़ से इतना आपकी मेंटल एबिलिटी हो जाएगी कि ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ ए बी का ई एफ से जो रिलेशन है, वैसे ही क्यू आर का यू बी से रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं डी इज टू 16 दिया है, ऐसे ही ई इज टू क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर क्या है, डी इज टू 16, यानी ये 16 किसका स्क्वायर है, ये आप देखें। ऐसे ई के बाद ये किस चीज़ का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा या स्क्वायर आएगा, यहाँ पर उसको वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ऐसे ही चौथा जो क्वेश्चन दिया है, जापान इज टू येन, इसी प्रकार से यूके का करेंसी क्या है वो आपको ये इन ऑप्शन में से पता करनी है। ठीक है, तो वो सेम रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से एनालॉगी में क्या है कि हम कहना चाहिए कि क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं, सिमिलरिटीज़ ढूंढते हैं 2 पेयरों के बीच में, और जो सिमिलरिटी में जो रिलेशन दोनों के सेम, सिमिलरिटी का मतलब है कि जो एक पेयर में जो चीज़ दिखाई दे रही है वही दूसरे पेयर में भी वो चीज़ दिखाई देना चाहिए। इस टाइप की सिमिलरिटी हम खोजने का प्रयास करते हैं। आइए नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण कहा जाए इसको हिंदी में। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखते हैं। दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन ऑफर यू 4 वर्ड्स, ऑल वर्ड्स एक्सेप्ट 1 are related to one another in some manner. 3 words out of the 4 words will be in the same classification. You have to select one word that is not related to others. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कि क्या है कि 5 वर्ड्स दिए होंगे, और 5 वर्ड्स में से जो 4 वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से क्या है कि किसी भी मैनर में रिलेटेड होंगे, मतलब दोनों चारों के बीच में किसी प्रकार का एक संबंध आपको दिखाई देगा। लेकिन एक वर्ड ऐसा होगा जो कि एकदम डिफरेंट होगा, जिसका वो पूरे 5 वर्डों से या पूरे 4 वर्डों से जो कि सिमिलर थे उनसे कोई लेना देना ही नहीं होगा, एकदम ही डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमें वो डिफरेंट वर्ड कहना चाहिए, फाइंड आउट करना है। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं चूज आउट द ऑड वन। ठीक है, कि हमें ऑड वन जो है उसे आउट करना है या चूज करना है कि वो कौन सा है। ठीक है, हमें ऑड का पता करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल द 5th वन इज डिफरेंट, चूज आउट द ऑड वन। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन 1 देखें आप, इसमें देख रहे होंगे कि महावीरा, गांधी, बुद्धा, क्राइस्ट, नानक। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक है, महावीर, गांधी, बुद्धा, क्राइस्ट और नानक। ठीक है, तो इनमें से क्या है कि आपको जो ऑड वन है वो आपको अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें कि जो 4 वर्ड हैं वो क्या है किसी पर्सनालिटी के हैं, और एक वर्ड जो है वो क्या है रिलीजन का है। ठीक है, जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट इज़ नॉट ए मैन,
एंड बाकी सारे जो हैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम, व्यक्ति के नाम हैं, ठीक है। महावीर, गांधी, बुद्ध और नानक, ये चारों एक दूसरे से सिमिलर हैं कि ये महावीरों के नाम है, कहना चाहिए ऐसे लोगों के नाम है। और ये क्राइस्ट क्या है, किसी धर्म का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड देखा जाए तो ये क्राइस्ट जो है ये ऑड आपको है, तो इसका आंसर कहना चाहिए आंसर नंबर 4 होगा। तो इसी टाइप से जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि इस टाइप का रिलेशन देखना है, जो 4 तो सिमिलर होंगे और एक आपका क्या है बिल्कुल एकदम डिफरेंट होगा, तो वो आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइस्ट जो है इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें एक अल्फ़ाबेट दिए हुए AECOU, ठीक है। तो ये किसी प्रकार से एक दूसरे से कुछ वर्ड हैं, जो 4 वर्ड हैं जो संबंध रखते हैं और एक वर्ड इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें क्या है कि वॉवल्स दिए गए हैं, AEIOU जो वॉवल्स होते हैं, है ना, तो वो इसमें दिए गए हैं, 4 वॉवल्स दिए गए हैं और एक कॉन्सोनेंट दिया गया है, ठीक है। तो 4 वॉवल्स क्या है कि एक दूसरे से संबंध रखते हैं, लेकिन एक कॉन्सोनेंट उन वॉवल से बिल्कुल संबंध नहीं रखता है, तो जो कॉन्सोनेंट है वो आपका कहना चाहिए ऑड होगा, ठीक है। तो यहाँ C जो देख रहे हैं आप तीसरे नंबर पे, ये ऑड होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन 3 में दिया है IJKLM, ठीक है। तो इसमें पता करें कि क्या कहना चाहिए ऑड है, ठीक है। और ठीक है, उसी के बाजू में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जिसमें कि ये दिया गया है इंच, ऑन्स, सेंटीमीटर, यार्ड, मिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या जो है ऑड है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कहने वाली बात ये है कि ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इससे ये सारे चीज़ें जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, 5 वर्ड दिए रहेंगे, 5 वर्ड में से 4 सिमिलर होंगे और एक अलग होगा, तो एक अलग वाला आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा है, वही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि कोडिंग यदि बात करें तो जब हमें कहना चाहिए सीक्रेट मैसेज जब भेजने होते हैं, तो हम उसको किसी कोड के तहत भेजते हैं, जिससे कि तीसरा व्यक्ति उस मैसेज को ना समझ पाए, ठीक है। तो हम इस टाइप से मैसेज को क्या है कि जब हम कहना चाहिए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजना चाहता है और ये चाहता है कि तीसरा व्यक्ति या कोई अदर व्यक्ति उस मैसेज को ना समझे, तो उस मैसेज को वो क्या है कि किसी कोड में भेजता है, ठीक है। तो ये कहलाती है कि कोडिंग, कि तीसरा व्यक्ति नहीं समझ पाए। अब डिकोडिंग क्या होती है कि जो मैसेज है उसको सेंडर को भेजा गया है, रिसीवर को के पास आया है, तब वो मैसेज को क्या है वो समझ पाए कि अगले ने मेरे को मैसेज क्या भेजा है, तो वो क्या है और उस चीज़ को समझता है और उसको डिकोड करता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है कहना चाहिए डिकोडिंग, कि उसको कोड को तोड़ने की, ठीक है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। कोडिंग इज देयरफॉर ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड और कंप्रेहेंडेड बाय अ थर्ड पर्सन, ठीक है। इसी प्रकार से डिकोडिंग की बात करें तो डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोड इनटू ए प्लेन टेक्स्ट और एनी फॉर्मेट दैट इज यूजफुल फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इन ए सर्टन कोड मदर इज रिटन एज PQVJGT, हाउ इज द फादर रिटन इन द सेम कोड। तो यहाँ पर मदर वर्ड को कोड किया गया है ये PQVJGT में, ठीक है। ऐसे ही ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई यदि मदर को ऐसा लिखा जाता है तो फादर को कैसे कोड किया जाएगा। तो हम ये आइए ध्यान नीचे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ये चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है कि फादर को किस टाइप से कोडिंग की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे मैंने क्लियरली ईच लेटर इन वर्ड मदर इज मूव्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड टू ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ द कोड, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देख रहे होंगे कि हमने मदर को कैसे कोड किया है, इस टाइप से PQVJGT। तो यहाँ मैंने ऊपर मदर लिख लिया है और जिस टाइप से हमने उसको कन्वर्ट किया वो नीचे लिख लिया है। और हमने देखा कि M के बाद देखेंगे आप 2 वर्ड, यदि आप देखते हैं M के बाद क्या आता है OP, ठीक है। तो सेकंड वर्ड क्या है आपका, ये कोड कहना चाहिए कोड वाला वर्ड है। M के बाद M से सेकंड वर्ड है तो +2 इसमें हम कहना चाहिए वर्ड यदि आप करते जाएंगे तो ये आपको क्या है कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही ये फादर है तो फादर ये जैसे M के बाद O छोड़ा और P यहाँ पर मिल गया, ठीक है। O के बाद
P छोड़ा Q यहाँ आ गया, ठीक है, T के बाद U छोड़ा V यहाँ आ गया। तो इसी टाइप से हम F के बाद कौन सा कहना चाहिए अल्फ़ाबेट आता है, उसको छोड़ने के बाद जो आएगा वो उसका कोडिंग होगा, ठीक है। तो F के बाद में G H आएगा, ठीक है। तो यानी कि H से ये स्टार्ट होगा, तो H में ये आप देख रहे हैं 2 B और C नंबर के H से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर A का क्या होगा, C होगा, तो देखेंगे दोनों में C दिख रहा है, ठीक है। T का क्या होगा, U V होगा, तो ये B वाला ये आपका आंसर ये सही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या है कि ये जो कहना चाहिए कोडिंग दी होती है उसको डिकोड करके हमें आंसर प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मदर को कैसे हम PVQVJT में कन्वर्ट किया था, उसी टाइप से फादर को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए फाइंड द वर्ड बाय एनालाइजिंग द गिवन कोड, ठीक है। यहाँ पर देखिए इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज फैन इज कोडेड एज IDQ फॉलोइंग द सेम रूल ऑफ द कोडिंग व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर द कोड EXOE, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सेम वही आपका लगाया गया कि F के बाद कहना चाहिए F G और H छोड़ा, उसके बाद I, यानी दो वर्ड छोड़ दिए और तीसरा है F में +3 वर्ड का अल्फ़ाबेट करेंगे तो ये आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे यदि EXOE को यदि आप करते हैं तो इससे कौन सा वर्ड बनेगा, तो आप ये समझ लीजिए +3 कर दीजिए तो ये सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। E के बाद क्या था, E के बाद F E F G H, ठीक है। तो ये अच्छा फैन इज कोडेड एज IDQ, तो EXOE ये किसका कोड है, इनमें से ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ स्टार, रीड, बल्ब, लैंप ये दिए हुए हैं, तो हम देखें कि स्टार का है, S का कैसे नहीं, B का हो सकता है, B का +3 करेंगे तो CDE, हाँ तो ये C वाला ही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। तो जैसा ये फैन को कोड किया था वैसे ही ये C वाले बल्ब को कोड करेंगे तो ये इस टाइप का EXOE आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या है कि फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट लेटर कोडिंग में क्या होता है, ठीक है, यहाँ फाइंड द वर्ड बाय एनालाइजिंग द गिवन कोड, यहाँ डायरेक्ट लेटर कोडिंग कि यहाँ डायरेक्ट दिया रहता है कि ऑल इज वेल को यदि हम इज कोडेड एज फादर तो फॉलोइंग सेम रूल ऑफ कोडिंग स्पॉट द कोड फॉर द वर्ड वाइज के लिए क्या होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऑल इज वेल कैसे लिखा है, ठीक है, ALISWE, यहाँ 6 वर्ड मिल रहे हैं, L को डबल बार रिपीट किया गया इसलिए L को एक बार यूज़ किया गया, ठीक है। और यह ऑल इज वेल को यदि आप देखेंगे तो A को रिप्रेजेंट किया F से, L को A से, I को T से, S को H से, W को E से, E को R से, ठीक है। ऐसे ही यदि वॉइस की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको क्या है ये एक आइडिया लगाना है और वॉइस में क्या कोड मिलेगा आपको ये आप पता करके देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से कहना चाहिए ये कोडिंग और डिकोडिंग के कहना चाहिए क्वेश्चन किए जाते हैं। और आइए आगे और देखते हैं। सो नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। तो हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन में किस टाइप के कहना चाहिए क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्लड रिलेशन में, तो सबसे पहले आपको क्या है कि ये सारे रिलेशन आपको समझने होंगे। जैसे ही आप अपने सारे रिलेशन समझते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन दिए हैं और टर्मिनोलॉजी दी है कि किस टाइप से हम यूज़ करते हैं उन रिलेशंस को। जैसे मदर और फादर सन है यानी कि आप खुद या आपका भाई, ठीक है। मदर और फादर डॉटर यानी आप खुद या आपकी बहन, ठीक है। और मदर और फादर ब्रदर यानी अंकल, मदर और फादर सिस्टर यानी आंट, मदर और फादर फादर्स फादर यानी ग्रैंडफादर, फिर मदर्स और फादर्स मदर यानी ग्रैंड मदर, सन्स वाइफ यानी डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड यानी सन इन लॉ, हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर यानी सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ ब्रदर यानी कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर सन यानी नेफ्यू, ठीक है। ब्रदर डॉटर यानी नीज, और अंकल और आंट सन और डॉटर कजिन, सिस्टर हस्बैंड ब्रदर इन लॉ,
ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या है, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इन रिलेशंस के लिए। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन के या क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ की जाती है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए, तो आप क्या ब्लड रिलेशन के कहना चाहिए क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज हिज मदर इज माई ग्रैंड मदर, हाउ द गर्ल रिलेटेड टू बॉय, ठीक है। एक गर्ल इंट्रोड्यूस कर रही है एक लड़के को कि इसकी मदर जो है मेरी ग्रैंड मदर है, तो लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो आप यदि इसको अच्छे से पढ़ेंगे, गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज हिज मदर इज माई ग्रैंड मदर, हाउ द गर्ल रिलेटेड टू बॉय। तो ये क्या है कि गर्ल और बॉय के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है कि फादर का है, ना कि जी बाप बेटी का रिश्ता है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको पता करना है। यदि आप समझ पा रहे हो कि लड़की कह रही है कि ये जो व्यक्ति है इसकी क्या है कि इसकी माँ जो है मेरी दादी माँ है, तो बताओ कि मेरा और इस व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है। तो बाप बेटी है, स्वाभाविक है, बाप की माँ या कहना चाहिए उसके डैडी की माँ उसकी ग्रैंड माँ होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या है कि ये ब्लड रिलेशन खोजने। अब इसका क्या है कि सीधा ये क्वेश्चन करने के लिए क्या है आपको अपने रिलेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, राम सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, हाउ इज राम रिलेटेड टू द गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहना चाहिए फादर डॉटर का कहना चाहिए रिलेशन है। तो ये क्या है कि आपको समझ में आ रहा होगा देखकर। ठीक इसी प्रकार से तीसरा वाला है, पॉइंटिंग टू ए लेडी, ए गर्ल सेड शी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर सन, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल। तो ये आप पता करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन की क्या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्या है कि आपको रिलेशंस को समझना होगा, तभी इस टाइप के आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी को आपको बेहद ज़रूरी है समझना, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम समझते हैं पजल टेस्ट। तो इसमें पजल टेस्ट भी होते हैं और वर्बल रीजनिंग की बात करें, हम वर्बल रीजनिंग में पजल टेस्ट की बात करें तो पजल्स इन्वॉल्विंग सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स, पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। तो ये पजल टेस्ट में ये आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ पजल टेस्ट मैंने दिए हुए हैं, किस टाइप के पजल टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन टाइप का होता है, प्लेसिंग अरेंजमेंट होता है, कंपैरिजन होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये मतलब ये टाइप्स दिए हुए हैं, इनके बेस्ड इन्हीं पर बेस्ड क्या है कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन टाइप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये क्लासिफिकेशन टाइप्स के टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट में दिया है ए एंड ई आर गुड इन ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर। सेकंड में दिया है बी एंड सी आर गुड इन हिस्ट्री एंड डिज़ाइन। थर्ड में दिया है ए सी डी आर गुड इन डिज़ाइन, ठीक है। और क्वेश्चन दिया हुआ नीचे हु इज़ गुड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइन में कौन अच्छा है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वैसे ही देखिए मैंने सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल में जितने सब्जेक्ट दिए थे टोटल वो सारे सब्जेक्ट लिख लिए हैं और पॉइंट वाइज जैसे ही ए में लिखा है कि ए एंड ई आर गुड इन ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर, तो ए को ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर में गुड कर दिया है, ठीक है। और फिर दिया हुआ है बी एंड सी आर गुड इन हिस्ट्री, तो बी को हिस्ट्री और डिज़ाइन में गुड कर दिया है। फिर ए सी डी आर गुड इन डिज़ाइन, तो ए सी डी को क्या है, ए को डिज़ाइन में गुड, सी को भी और डी को भी डिज़ाइन में गुड कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या है कि ये टेबल बना ली। अब इस टेबल के आधार पर आप इजीली बता सकते हैं कि कौन किस में अच्छा है। हु इज़ द गुड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन देखेंगे उसमें कौन गुड है,
तो मेरे ख्याल से ए वाला ही आपका राइट आंसर है, क्योंकि यही अकेला व्यक्ति है जो कि इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा है। ठीक है, हु इज़ गुड इन कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स, तो आप देखेंगे कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स दोनों के कॉलम देखेंगे और उनमें देखेंगे दोनों में किस में गुड हैं, दो, तो ए और ई दो हैं जो इन दोनों में गुड हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है क्लासिफिकेशन आते हैं और ये क्लासिफिकेशन का हमें सॉल्यूशन कहना चाहिए पता करना होता है और इसका आंसर पता करना होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है कि ये प्रैक्टिस किया है, ये भी जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने इजीली आप ये कंपैरिजन चार्ट बना पाएंगे और उसके आधार पर फिर सारे आंसर आप दे पाएंगे। आइए और आगे देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सीटिंग प्लेसिंग अरेंजमेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट या प्लेसिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं आपको। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 11 friends A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K are sitting in the first row of the stadium watching a cricket match. और फिर यहाँ पर कुछ conditions दी है। H is to the immediate left of D and third to the right of I. ठीक है, तो ये जो ABCD आपको दिए हुए हैं 11 फ्रेंड का, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वैसे ही क्या है कि उस साइड एरो बना के उस वर्ड को रिप्लेस करेंगे, तो आपको क्या है कि ये पूरा जो नीचे में आप देख रहे होंगे यह पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा गया है, पहला बोल रहा है एच इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट टू डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। सेकेंड में दिया है जे इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, ऐसे ही थर्ड दिया है ए इज़ द सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, हु इज़ एट वन ऑफ द एंड्स। ठीक है, फिर दिया हुआ है एफ इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ डी एंड डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, तो ये इस टाइप का यदि आप ये करेंगे सॉल्व और ये इनकी प्लेसिंग इसके अकॉर्डिंग जमाएंगे तो अब लास्ट में जो आपको सीरीज़ मिल जाएगी वो आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी ई के ए जे बी आई जी सी एच डी एफ। ठीक है, इसके बाद क्या है इसी के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज़ सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो। ठीक है, कि वो रो में सेंटर में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं बी सी जी आई। यदि आप देखेंगे इसको काउंट करेंगे तो ये आई जो है आपको सेंटर पोजीशन में मिलेगा। ठीक है, दोनों के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे आप तो 5-5 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। ठीक है, और बीच में ये बैठा हुआ है। ऐसे टोटल 11 कैंडिडेट थे ये, जिसमें सेंटर में आई बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ता है और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। अभी ये सेंटर पूछा है, यहाँ पूछा जा सकता है कि राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ के है। ठीक है, जो भी है, तो या डी है, जैसा भी, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए और आगे देखते हैं कि किस टाइप के और हैं। सो नेक्स्ट जो है पजल टाइप में कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू आंसर दिस क्वेश्चन। Alia is older than Meena, Geeta is older than Meena but younger than Alia, Kirti is younger than Rita and Meena is older than Rita। ठीक है, एंड देन इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हु इज़ द यंगेस्ट एंड सेकंड वन हु इज़ द एल्डेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें कि ये यदि आप देख पा रहे हैं, यदि मेरे ख्याल से ये, तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या है, दो कहना चाहिए, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन दिया गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। या आलिया इज़ ओल्डर देन मीना, जैसे कि आलिया बड़ी है मीना से, गीता इज़ ओल्डर देन मीना, और गीता मीना से बड़ी है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या है कि कंपैरिजन दिया हुआ है, इसलिए इसे कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस कहते हैं। और ये कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहना चाहिए, सॉल्व करने के लिए आपको कहना जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके हिसाब से आप उसको वैसा वैसा सॉल्व करते जाएंगे, तो इजीली आप क्या है देखेंगे कि इसका आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको फाइनल आपको कहना चाहिए कि
सबको कंबाइन करके आपको ये सीरीज़ मिल जानी चाहिए कि कौन किससे बड़ा है किससे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन में देखेंगे आपके ये जितने नाम हैं इनको इनके फर्स्ट लेटर से डिनोट किया गया है। फिर जैसा कंडीशन दी गई है पहले में कि आलिया इज़ ओल्डर देन मीना, तो हमने देखिए कि आलिया इज़ ओल्डर देन मीना को कैसे सिंबल से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के सिंबल से आप उसको दिखाएंगे। और फाइनल में ये चारों कंडीशन लगाने के बाद जब सबको कंबाइन करेंगे आपको, तो आपको मिल जाएगा कि कौन किससे छोटा है और किससे बड़ा है। ठीक है, तो ये लास्ट में आप देख रहे होंगे ये नीले कलर में जो सॉल्यूशन दिया हुआ मैंने इसमें सीरीज़ मिल गई AGMR तो यहाँ पे कीर्ति क्या है कहना चाहिए सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट है एंड आलिया जो है वो एल्डेस्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से यदि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं तो इजीली आप क्या है उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट तो क्या है जी। तो ये नेक्स्ट हम देख रहे हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर मतलब कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर दिया रहता है, वो आपको देखकर और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया है, सेल्स ऑफिसर प्लान टू विजिट each of 6 companies A, B, C, D and F exactly once during the course of one day. He is setting up his schedule for the day according to the following condition. ठीक है, तो एक कंपनी है, एक ऑफिसर है सेल्स ऑफिसर जो 6 कंपनियों को विजिट करने वाला है जो कि दिया हुआ है ABCDEF, और एक वो अपना दिन का शेड्यूल प्लान करता है और वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, पढ़ते हैं हम। पहला पॉइंट, ही मस्ट विजिट A बिफोर B एंड E। ठीक है, ही मस्ट विजिट A बिफोर B एंड E। सेकेंड पॉइंट, ही मस्ट विजिट B बिफोर D। देन थर्ड इज द थर्ड कंपनी ही विजिट मस्ट बी C। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें, अब इसको पूरे को आपको ठीक से ध्यान से पढ़ना होगा और पूरा अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहला पॉइंट बोलता है कि ही मस्ट विजिट A बिफोर B एंड E। ठीक है, तो B और E के पहले A को विजिट करेगा, देन ही मस्ट विजिट B बिफोर D। ठीक है, और द थर्ड कंपनी ही विजिट मस्ट बी C। ठीक है, तो यहाँ पर A, B, E, B और D को विजिट करने का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये दिया हो गया है कि थर्ड में जो मिलेगा वो थर्ड में विजिट करेगा वो C कंपनी से करेगा, और पहले जो मिलेगा वो F से मिलेगा। ठीक है, F विजिट करेगा और C का पहले फिक्स हो गया कि थर्ड में करेगा, और यदि ऑर्डर यही रहा तो सेकंड कंपनी उसकी A होगी। ठीक है, तो ये मतलब एक हल्का सा यदि आप लिखकर इसको देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे ये सीक्वेंशियल ऑर्डर हमें पता करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ये आंसर आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर A वाला राइट है कि A को वो सेकंड विजिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन दी, इफ़ द सेल्स ऑफिसर विजिट F फर्स्ट विच कंपनी मस्ट ही विजिटेड सेकंड। ठीक है, तो यदि F वो फर्स्ट में विजिट करेगा तो सेकंड उसकी A होगी। बस यही ऐसा ही आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं, उनमें इसी प्रकार से आपको पता करना होता है। आइए और आगे देखते हैं। ओके, तो अब बात कर रहे हैं हम सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं पजल्स में, सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। कुछ कंडीशन रहती है उसके आधार पर आपको सिलेक्शन बना देते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 5 मेंस F, G, H, I and J and 6 women K, L, M, N, O and P। ओके, तो कंडीशंस दी है, P, F, G and M are advocate, H, I, K, L and N are doctors and rest are teachers. Some team are to be selected from amongst these 11 persons subject to the following condition। ठीक है, तो ये 11 लोगों के बारे में दिया हुआ है, 11 लोगों के बारे में दिया है कि F, G और M जो एडवोकेट हैं, H, I, J, K, L एंड N आर डॉक्टर्स हैं, और बाकी के सब जो बच्चे वाले हैं वो टीचर्स हैं, और इन्हीं में से क्या टीम सेलेक्ट करनी है। लेकिन कुछ कंडीशंस दी हैं, जैसे पहली कंडीशन है F, K एंड P हैव टू बी टुगेदर। तो F, K एंड P हैव टू बी टुगेदर, सब साथ में रहना चाहते हैं, और G कैन नॉट गो विथ I और M। ठीक है,
जी को आई और एम के साथ नहीं जाना है। जे एंड एल हैव टू बी टुगेदर, जे और एल को भी साथ रहना है। एच एंड ओ हैव टू बी टुगेदर, एच और ओ को भी साथ रखना है। एन एंड के कैन नॉट गो विथ आई और एम, ओके, एंड एच कैन नॉट गो विथ एल। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन दी हैं और कंडीशन के आधार पर ये मैंने थोड़ा सा साइड में ये लिख दिया है कि हमने क्या किया कि जैसे लिखा है कि डॉक्टर और एडवोकेट टीचर हैं, तो उसमें उसके बाद दिए हैं कि मेल और फीमेल दिए हुए हैं, तो हमने डॉक्टर, एडवोकेट और टीचर को मेल फीमेल को पहले कैटेगराइज कर लिया। ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्टर हैं, कौन कौन से कहना चाहिए एडवोकेट हैं और कौन टीचर है। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन हो गया। उसके बाद हमने मेल फीमेल को अलग कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी ब्लू कलर से मैंने उसको अलग कर दिया अल्फ़ाबेट को, जो कि किसी के साथ जाना नहीं चाहते या जिनको हम किसी के साथ रख नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस दी गई थी उस कंडीशन के हिसाब से ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें मैंने इनको अलग कर लिया है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द टीम इज़ टू बी कंसिस्ट ऑफ 2 मेल एडवोकेट एंड 2 लेडी डॉक्टर एंड 1 टीचर, द मेंबर ऑफ टीम आर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको एक टीम बनाने को कहा जाता है, कंडीशन दी जाती है, उसके आधार पर आपको क्या है कि एक आइडिया लगाना होता है कि वो टीम में यदि जो जैसे इसमें पूछा गया है कि 2 मेल एडवोकेट चाहिए, 2 लेडी डॉक्टर चाहिए और 1 टीचर चाहिए, तो बताइए कि कौन कौन से लोगों की टीम बनेगी। ठीक है, तो ये सब अलग करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन में आप FGKPN ये हम टीम बना सकते हैं। FG देखेंगे आप, FG तो 2 एडवोकेट हो गए आपके, वो भी मेल, और फिर आप देखेंगे K और P। ठीक है, K और N हो गए जो आपका कहना चाहिए डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, K और N डॉक्टर हो गए, दोनों फीमेल डॉक्टर, और एक जो आप कहना चाहिए P जो है आपकी टीचर हो गए। ठीक है, वो भी फीमेल टीचर। ठीक है, तो ये इसमें से कहना चाहिए आंसर इसका B है। ये हम टीम बना सकते हैं जैसा कंडीशन दी गई है उसके आधार पर। तो इसी प्रकार से सिलेक्शन बेस्ड कहना चाहिए क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो कहना चाहिए वर्बल रीजनिंग में एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, आइए हम देखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये कहना चाहिए पजल्स में जो है फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और जैसा कि क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर A, B, C, D, E and F. There are 2 married couples. B is a doctor and father of E. F is a grandfather of C and he is a contractor, and D is a grandmother of E and she is a housewife. There is 1 doctor, 1 contractor, 1 nurse, 1 housewife and 2 students in the family. Who is the husband of A? क्वेश्चन ये है, who is the husband of A? ठीक है, और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, लेकिन अभी फिलहाल इसमें ये क्वेश्चन है कि who is the husband of A? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केयरफुली आपको क्या है क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी कंडीशन को समझना है, और फिर कहना चाहिए कि उसके अनुसार ही आपको एक अंदाज़ा या एक आइडिया लगाना है जिससे कि आप आंसर समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो जैसा यहाँ मैंने एक सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ पे बनाया हुआ है कि जैसा जैसा दिया हुआ है इंडिकेट मतलब डायरेक्शन दिया हुआ है उसको हम समझ के और हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो जैसा ये पहले कंडीशन है B इज़ ए डॉक्टर। ठीक है, तो पहले तो ये आपको पता हो कि A, B, C, D, E, F ये 6 मेंबर हैं फैमिली में। ठीक है, और 2 कपल हैं। ठीक है, जिसमें बोल रहे हैं कि B इज़ ए डॉक्टर एंड द फादर ऑफ E, कि जो यहाँ देख रहे हैं बीच में मैंने डॉक्टर लिखा हुआ है, B इज़ ए डॉक्टर और ये फादर है काय का, E का। ठीक है, दूसरी कंडीशन F इज़ ए ग्रैंड फादर, तो मैंने यहाँ F लिखा और ये GF से मतलब है ग्रैंड फादर। ठीक है, F इज़ ए ग्रैंड फादर ऑफ C, C का ग्रैंड फादर है F, है ना, और ये है क्या, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है,
ऐसे ही डी इज ए ग्रैंड मदर, डी जो है ग्रैंड मदर है ई की, और ये क्या है, हाउस वाइफ है। ठीक है, तो हमें यहाँ जो 6 मेंबर दिए थे उसमें से 5 मेंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि एफ बी डी और ये सी और ई। ठीक है, सिर्फ इसमें ए नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है हु इज़ द हस्बैंड ऑफ ए। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ए जो है फीमेल है और ए का हस्बैंड कौन है ये आपको पता करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एफ और डी जो है पहले से ही ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर हैं। ठीक है, किनके, ये 2 बच्चों के, सी और ई के। ठीक है, और इनका ही ये डॉक्टर जो बी है वो इनका लड़का है, और इसी के कहना चाहिए वाइफ जो है ए है। ठीक है, तो यदि ये देखा जाए कि हु इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, तो डॉक्टर क्या है, हस्बैंड ऑफ ए है। ठीक है, ये डॉक्टर बी जो नंबर है बी, तो यहाँ आंसर सी में देख रहे होंगे आप, बी दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के फैमिली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कई प्रकार के आते हैं, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल है आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं कि और किस टाइप के वर्बल रीजनिंग में आ सकते हैं एक्सरसाइज। सो पजल टेस्ट के बाद क्या है, डायरेक्शनल सेंस टेस्ट भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि जो एग्ज़ाम कहना चाहिए एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनको डायरेक्शन के बारे में भी सेंस हो, इसलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने बनाया हुआ है, सामने दिया हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इशिका वॉकड 40 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, देन शी टर्न राइट and walk 60 kilometer, then she turn right and walk 70 kilometer, then she turn left and walk 30 kilometer, finally she turn left and walk 30 kilometer. In which direction and how many meters she from the starting position? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इशिका के बारे में बताया जा रहा है कि इशिका इस डायरेक्शन में इतने इतने किलोमीटर चली और फाइनली जिस पॉइंट पर पहुँची, और फिर पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंड पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है और कितने किलोमीटर वहाँ तक की दूरी है। ठीक है, ये चीज़ पूछी जा रही है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए, 4 ऑप्शन, इसमें से क्या है कि एक राइट आंसर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर इस पॉइंट से इशिका चलती है, ए पॉइंट से। ठीक है, ये चलती है टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने नॉर्थ और ईस्ट का ये नॉर्थ डायरेक्शन बनाया हुआ है। तो नॉर्थ की साइड चलती है 40 किलोमीटर्स, तो इशिका ए से चल रहे बी की ओर 40 किलोमीटर चलती है, बी पॉइंट पर पहुँचती है, बी पॉइंट पर, और वहाँ से टर्न होती है राइट। तो ये यहाँ से कहना चाहिए राइट टर्न हुई बी पॉइंट से, और ये पहुँच गई आपके 60 किलोमीटर चलने के बाद सी पॉइंट पर। फिर यहाँ से 60 किलोमीटर चलने के बाद ये जब राइट पर पहुंचती है, सी पर पहुंचती है, देन शी टर्न, एक बार फिर राइट मुड़ती है और फिर 70 किलोमीटर चलती है, डी पर पहुंचती है। फिर यहाँ से कहना चाहिए कि लेफ़्ट टर्न होती है और फिर आपका क्या है 30 किलोमीटर आगे की ओर चलती है। देन फिर यहाँ पर ई पॉइंट पर पहुँच फिर लेफ़्ट चलती है और 30 किलोमीटर चलती है सामने की ओर और एफ़ पर पहुँच जाती है। अब यहाँ से ए से ए स्टार्टिंग पॉइंट है और एफ उसका एंडिंग पॉइंट है। इन दोनों के बीच की आपको दूरी बतानी है और ये बताना है कि ए से एफ किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो ए और सी के बीच की दूरी जो दिखाई दे रही है आपको 60 किलोमीटर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 30 किलोमीटर दिखाई दे रही है। दोनों को प्लस करते हैं आप, ए प्लस एफ, तो आपको मिल जाता है 90 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 90 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब 90 किलोमीटर कई जगह दिया हो सकता था। ठीक है, ले और इसके साथ में डायरेक्शन भी दिया है कि 90 किलोमीटर ये ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या है ये डायरेक्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं और आपको सॉल्व करने होते हैं। मेरे ख्याल से आप बाकी के सारे सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है कि सबसे पहले डायरेक्शनल के यदि सेंस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप कंपास बना लें या नॉर्थ बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक आप फिगर बना लें। उसके बाद आप उस पॉइंट के हिसाब से उस डायरेक्शन में चलते जाएं तो आपको ये इजीली
आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए और आगे देखते हैं कि क्या। सो डायरेक्शनल टेस्ट के बाद वर्बल रीजनिंग में वेन डायग्राम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। वेन डायग्राम का जनरली आपने देखे होंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए, और फिर उसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये भी हम देखेंगे। आइए देखें कि वेन डायग्राम क्या है। तो वेन डायग्राम क्या है? ए वेन डायग्राम is an illustration that uses to show the relationship among things or finite groups of things by circle. Venn diagram help to visually represent the similarities and differences between two concepts. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेन डायग्राम क्या है कि विजुअली कहना चाहिए किसी चीज़ों के बीच में यदि कभी हमें कोई रिलेशन दिखाने तो हम वेन डायग्राम के थ्रू हम वो रिलेशन दिखा सकते हैं और विजुअली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, कंडीशंस के ऊपर कुछ कंडीशंस दी हैं। पहले हम ये समझें कि किस कंडीशन में वो वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद आप सारे क्वेश्चन ईजिली समझ पाएंगे। आइए देखते हैं कंडीशन एंड वेन डायग्राम कैसे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन है जहाँ पे यहाँ आप देख रहे होंगे, इफ़ द आइटम्स आर बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, यदि कंडीशन ऐसी है कि इफ़ द आइटम्स आर बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप, यदि आइटम्स जो हैं डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो हम इसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। तो आप ये फिगर 1 देख रहे हैं, इसमें ए बी सी 3 सर्कल दिए हैं। ठीक है, ए बी सी 3 सर्कल दिए हैं और तीनों ही अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये तीनों ही अलग आइडेंटिटी हैं और मतलब एक दूसरे को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप अलग ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देख के समझा जा सकता है कि ये तीनों आइडेंटिटी अलग हैं। सेकंड है, इफ़ फर्स्ट आइटम बिलोंग्स टू सेकंड एंड सेकंड बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड नंबर का फिगर देख रहे हैं आप कि जो पहला ए जो है, ए बिलोंग करता है बी को और बी बिलोंग करता है सी को। ठीक है, तो ऐसे यदि ग्रुप एक दूसरे को बिलोंग करते हैं तब हम इस टाइप से 3 सर्कल ए ओवरलैप करते हुए और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, विजुअली दिखा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, इफ़ टू सेपरेट बिलोंग्स टू थर्ड, यदि 2 सेपरेट कहना चाहिए कि ग्रुप्स हैं और जो एक तीसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, देन हम यहाँ पर इस टाइप से हम वेन डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। ये तीसरा सी वाला बड़ा जो सर्कल है सी है, और ये ए और बी 2 सेपरेट ग्रुप है, ये बिलोंग कर रहे हैं सी को। तो इस टाइप से हम क्या है सर्कल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कर सकते हैं। चौथा है, इफ़ टू सेपरेट बिलोंग्स टू थर्ड एंड टू सेपरेट ऑल्सो रिलेटेड विथ ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है जैसे ये सेपरेट थे, ये बिलोंग कर रहे थे सी को। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 2 सेपरेट हैं जो कि बिलोंग कर रहा है सी को, लेकिन उन सेपरेट में भी आपस में कुछ रिलेशन है, तब हम इस टाइप से वेन डायग्राम के थ्रू उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आइए 5वां देखें हम, इफ़ 2 आर पार्टली रिलेटेड टू थर्ड एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इफ़ 2 आर पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड, ठीक है, एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यह 3 है ए बी सी, ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं और लेकिन पार्टली मतलब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब हम इस टाइप से उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, 6th वाला देखें, इफ़ 3 आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये इधर क्या है सेपरेट नहीं है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम शो कर सकते हैं। 7 देखें, इफ़ 1 बिलोंग्स टू सेकंड एंड थर्ड इज़ डिफरेंट, एक बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है बी को और सी वाला जो क्या है डिफरेंट है, तो हम इस टाइप से उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, या 8th कंडीशन देखें, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड सी इज़ पार्टली रिलेटेड टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्या दे रहा है, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेटेड है और सी जो है बी और ए दोनों से रिलेटेड है, तब उस कंडीशन में हम इस टाइप से सर्कल से उसको शो कर सकते हैं। 9th देखें आप, इफ़ ए बिलोंग टू बी एंड सी पार्टली रिलेटेड टू बी। ठीक है, यहाँ इस फिगर में देख रहे होंगे ए रिलेटेड टू बी
और सी जो है बी से पार्टली रिलेटेड है, तब इस टाइप से हम उसको शो कर सकते हैं। 10वां देखें आप, इफ़ ए एंड बी पार्टली रिलेटेड एंड सी इज डिफरेंट फ्रॉम द टू, ए बी एक दूसरे से रिलेटेड है और सी एकदम डिफरेंट है, तब हम इस प्रकार से उसको शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वेन डायग्राम के द्वारा हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं या विजुअली हम उसको दिखाते हैं, तो हम ये वेन डायग्राम में सर्कल के द्वारा इस प्रकार से उसको रिलेशन को दिखाया जाता है। ठीक है, आइए देखें आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये सारे फिगर दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में से आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा डायग्राम से इस रिलेशन को शो कर पाएंगे। जैसे ब्रिक हो गया, हाउस हो गया और ब्रिज हो गया। ठीक है, ब्रिक और हाउस देखा जाए, जब आप ब्रिक और हाउस को पढ़ेंगे तो ये एक दूसरे से रिलेटेड कहना चाहिए ग्रुप्स हैं, लेकिन ब्रिज एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जबकि दो एक दूसरे से रिलेटेड हो और तीसरी जो चीज़ है वो एकदम डिफरेंट हो, तो हम कैसे शो कर सकते हैं, आप इन फिगर में से देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, दो ग्रुप हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है और तीसरा जो है एकदम अलग है। ठीक है, तो इनमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। ऐसे टी, कॉफ़ी और बेवरेज, ये भी सेम वही रिलेशन है। अब यहाँ देखें, बॉय स्टूडेंट एथलेटिक्स। ठीक है, बॉय और स्टूडेंट और एथलेटिक तीनों या तो अलग अलग हैं तो अलग अलग, और यदि तीनों में कुछ संबंध है तो इनमें से कौन सा है। टाई, शर्ट, पैंटलून। ठीक है, या टाई और शर्ट एक दूसरे को बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन क्या है, पैंटलून कंपनी है, वो अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको इनमें देखकर फिगर पहचानने और ये रिलेशन बताने। ठीक है, ये मैं आपको इसके आंसर अब नहीं दे रहा हूँ, आप देखेंगे समझेंगे तो ईजिली समझ में आएगा, और नहीं तो फिर लास्ट में मैं इसके आंसर दूंगा। ठीक है, और आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो वर्बल रीजनिंग में और आते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट के कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या होता है कि ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट के बारे में ही पूछा जाता है अल्फ़ाबेटिकली, और ये कई प्रकार से पूछा जाते हैं। ये आइए देखें, अल्फ़ाबेट टेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग सेगमेंट and is considered to be quite important. In this type of question, students are asked to find the place of an alphabet or a word based on the different type of arrangement. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कहना चाहिए उसकी पोजीशन पूछी जाती है। कई जिसके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जैसे कि कुछ अल्फ़ाबेट दे दिया और पूछा कि सेंटर में कौन सी लेटर होगा, या 15वें नंबर पे क्या होगा, या दूसरे नंबर पे क्या अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, तो आइए देखें आगे क्वेश्चन में। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, विच वर्ड विल कम इन द गिवन पोजीशन, फाइंड करेक्ट सीक्वेंस, सम ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इंक्रीज। ठीक है, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन अल्फ़ाबेट टेस्ट में आते हैं। मतलब ये जो क्या है, ये टाइप्स दिए हुए हैं कि या तो ऑर्डर दिया होगा फाइंड आउट करने के लिए, या करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करने की बोल रहे होंगे, या उन लेटर का सम निकालने का बोलेंगे, या नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड कितने हुए, ये इस टाइप की कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर देन व्हाट विल बी फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, इसके ऑप्शन भी दिए हैं, ए में डी, बी में ई, सी में एफ और डी में जी। ठीक है, तो यहाँ नीचे सॉल्यूशन दिया गया है कि ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, जिससे कि आप और बाकी क्वेश्चन आप आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि भाई इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखे हैं बैकवर्ड ऑर्डर में, यानी पीछे से आगे की ओर, जैसा कि ये लिखा हुआ है Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O। ठीक है, ये उल्टी कहना चाहिए ABCD लिखी हुई है, और फिर पूछ रहा है कि ऐसा लिखने के बाद जो बैक है, ठीक है, तो वहाँ से आप ये बताएं कि ए से तीसरे नंबर का लेटर है, उससे फोर्थ नंबर का लेटर क्या होगा। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे इसमें कि देन व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट
ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम राइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे ABCD लिखी है और यहाँ पर दिखाया गया है कि ये ए बैकवर्ड से चालू हुआ, ये 1 2 3, तीसरा लेटर आपका C है। C से फिर ये पूछना चाह रहे हैं कि C के बाद चौथे नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट है। 1 2 3 4 पर ये G है। ठीक है, तो आंसर इसका G होगा। अब G कहाँ है, तो ये D वाले ऑप्शन में G दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से क्या है कि आपको कहना चाहिए अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप से उसकी प्लेस पूछी जाएगी कि प्लेस फाइंड करने को कहा जाएगा। तो ये इस टाइप से आप देख सकते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि जैसे विच वर्ड विल कम इन द मिडल इफ़ ऑल ऑफ देम आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली एज इन ए डिक्शनरी। ठीक है, यदि आपने डिक्शनरी में कभी वर्ड तलाशे हों तो आपको एक आइडिया होगा कि डिक्शनरी में यदि हम किसी भी वर्ड को ढूंढते हैं तो किस टाइप से ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये 5 वर्ड दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि यदि डिक्शनरी में इसको अरेंज करना होगा तो यदि अरेंज होगा तो सेंटर में कौन सा कहना चाहिए वर्ड आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें तो हम जैसे उसमें डिक्शनरी में देखते हैं तो सबसे पहले लेटर देखते हैं, पहला वाला के एस, ये सेक्शन सेकुलर देखना तो सबसे पहले एस ढूंढेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दूसरा वर्ड, दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, ई है, तो फिर ई वाले सेक्शन में जाएंगे। फिर देखेंगे ई में भी बहुत सारे हैं तो और तीसरा वर्ड देखेंगे, तीसरा अल्फ़ाबेट देखेंगे सी है तो फिर सी वाले में जाएंगे। तो सी वाले में जितने होंगे वो देखेंगे। उसके बाद सी में भी हमें पता लगाना है तो उसके आगे वाला लेटर देखेंगे टी है, फिर टी वाले सेक्शन में जाएंगे। जैसे यहाँ पे यू है तो फिर यू वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ एल है तो एल वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ यू है तो यू वाले सेक्शन में आएंगे। इस टाइप से हम ये पूरा वर्ड क्या है कि खोजते हैं डिक्शनरी में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भैया यदि ये डिक्शनरी में लेटर लिखे होते तो सेंटर पोजीशन में कौन सा लेटर लिखा होता यदि हम अरेंज करते उसको। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें पता करके पहले से ही लगा लिया कि सेक्युलर जो है ये यदि ये 5 लेटर हैं तो बीच में ये सेक्युलर वर्ड आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या है ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अल्फ़ाबेटिकल मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग रहा होगा कि अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही तीसरा वाला क्वेश्चन देखें, फाइंड आउट विच ऑफ द लेटर सीरीज फॉलो द गिवन रूल। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज डिक्रीज बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेटर क्या है कम हो रहे हैं, है ना, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप देखें कि कैसा है, इसमें से आप एक आइडिया लगाएं। यहाँ पर आंसर मैंने ये दे दिया GPWBE है। ठीक है, तो डिक्रीजेस में जो सीरीज होगी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसी होगी, 2 लेटर डिक्रीज करने के बाद कौन सा लेटर है जो आएगा। ठीक है, तो ये आप आइडिया लगाएं और आगे देखते हैं हम। अब हम देख रहे हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल्स। ठीक है, ये सारा हम वर्बल रीजनिंग में देख रहे हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल्स इस टाइप से आते हैं कि उसमें एक सीक्वेंस दी होती है। ठीक है, उस सीक्वेंस में आपसे कुछ लेटर या कुछ कहना चाहिए अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करने का कहा जाएगा, वो आपको फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, उनके अरेंजमेंट को देखते हुए नंबर्स काउंट करके। ठीक है, इन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल्स ए मिक्स ऑफ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ सम लेटर्स, numbers and symbols are given followed by some certain question based on it। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आप ये जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं LE 5 DAP डॉलर का साइन दिया 3 TIQ 7 9 C #2 K%U। ठीक है, ये सारा आप जो देख रहे हैं ये पूरे सीक्वेंस में दी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन 3 and 1 इन द अबव अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट दिया है, इस अरेंजमेंट 3 और 1 के बीच में जो लेटर आ रहे हैं, जो भी सिंबल आ रहे हैं, उनमें से सेंटर पोजीशन में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 नंबर दिया हुआ है और ये I है, इसको 1 समझने की गलती नहीं करें। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 3 और 1 के बीच में ये सारे लेटर आ रहे हैं और सारे सिंबल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप एक्सप्लेनेशन देखें तो आंसर वैसे आपका C है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे एक्सप्लेनेशन में तो ये लेटर
लेइंग बिटवीन 3 एंड 1 के बीच में कौन कौन से हैं, तो ये सारे लेटर हैं। अब इसमें आप देखेंगे ये सी की पोजीशन देखेंगे तो सी सेंटर में है, सी के राइट हैंड साइड में 5 लेटर हैं कहना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 लेटर हैं, ठीक है। तो ये सी की जो सेंटर पोजीशन है वो सेंटर है, ठीक है। तो मिडिल में क्या है, सी है। तो बस ये आपसे पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन और आपको ये क्या फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और भी कुछ कंडीशंस लगेंगी, आइए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, ठीक है। और कैसे कॉन्सोनेंट और कंडीशन क्या दी है अरेंजमेंट कि ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखें आंसर सी में जो नीचे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में रेड कलर में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और नंबर, ठीक है। कॉन्सोनेंट पूछा गया है और वो कॉन्सोनेंट के बाजू में और फॉलोड बाय नंबर, तो इस टाइप की कंडीशन बनेगी। अब इस टाइप से आप देखेंगे कि कहाँ पर है कॉन्सोनेंट, आप मेरे ख्याल से समझते होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये पूरी सीरीज में आप देखेंगे तो आपको क्या है, ये BF7 ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है और GP1 यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है कि ये कॉन्सोनेंट के बाजू में जो मतलब कॉन्सोनेंट और नंबर और उसके बाजू में कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसी कंडीशन में आपको मिल रहा है। मेरे ख्याल से आप पढ़ के ये समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन में आपको ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं और आंसर देखेंगे आप तो आंसर सी है आपका। सी में क्या दिया हुआ है, अब हम देखते हैं नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि इस उसमें आते हैं नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस में। तो आइए पढ़ लेते हैं नंबर रैंकिंग टाइम सीक्वेंस क्या है। नंबर रैंकिंग टाइम सीक्वेंस, in this type of question generally you are given a log series of numbers. The candidate is required to find out how many times a number satisfying the conditions specified in the questions occurs, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर की एक सीरीज़ दी होती है और सीरीज़ में क्या है आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और सीरीज़ के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो आइए नीचे देखते हैं कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है हाउ मैनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर प्रिसीडेड बाय 3 बट नॉट फॉलोड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको हाउ मैनी फाइव्स आर देयर, मतलब कितने फाइव्स हैं इस सीरीज़ में ये पता करना है। लेकिन कंडीशन दी है कि विच आर प्रिसीडेड बाय 3, ठीक है, जिनके पहले 3 हो और जिनके बाद एक नहीं हो, ठीक है। यहाँ दो कंडीशन दी है, विच आर प्रिसीडेड बाय 3 बट नॉट फॉलोड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीरीज देख रहे हैं 1 5 8 3 2 7 3। देखिए यहाँ पर देखिए 5 एक 5 यहाँ दिया है 3 और 1 के बीच में, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि प्रिसीडेड बाय 3 तो है लेकिन नॉट फॉलोड बाय 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 की फॉलो कर रहा है 5 को, इसलिए ये वाला नहीं होगा। और आगे देखते हैं तो यहाँ 3 5 8 ये हो सकता है 5 और यहाँ हो सकता है 3 5 2 यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये नॉट फॉलोड बाय 1 है, ठीक है। तो जैसा कि सॉल्यूशन में मैंने दिया हुआ है कि जो उनको रेड कलर से कर दिया है 3 5 8 और 3 5 2, ये सीरीज़ में दो जगह 5 ऐसे हैं, ठीक है, जो कि नॉट फॉलोड बाय 1 है, ठीक है। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है हाउ मैनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर प्रिसीडेड बाय 3 बट नॉट फॉलोड बाय 1। तो यहाँ 2 बार कहना चाहिए ये 5 आया है, ठीक है। तो आंसर सी है इसका, यहाँ सी में 2 दिया हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबाउ दैट देर आर 2 5s इन द गिवन सीक्वेंस विच आर प्रिसीडेड बाय 3 बट नॉट फॉलोड बाय 1, ठीक है। तो इस टाइप से नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप से सीरीज़ आती है। सीरीज़ में कई कंडीशन दी रहती है, उस कंडीशन के आधार पर हमको उन नंबर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है कि कितनी बार दिए गए हैं, कितनी बार वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो आइए और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। सो नेक्स्ट आप देख रहे हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ठीक है।
तो यहाँ पे वर्ड का सीक्वेंस है जो लॉजिकली दिया होगा, मतलब लॉजिकली आपको फाइंड आउट करना है कि सही सीक्वेंस क्या है, ठीक है। इस टाइप के फास्टर फिंगर्स में पूछे जाते हैं, अमिताभ बच्चन पूछते हैं केबीसी में कि इनको घटते क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए, या इस टाइप के सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड क्या है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड एज द नेम implies इज दैट टाइप ऑफ रीजनिंग which consists of words and we have to find out a sequence which is logical in that context, ठीक है। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है उस कॉन्टेक्स्ट में लॉजिकली उसका सीक्वेंस सही क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया रहेगा जैसा यहाँ दिया, अरेंज द फॉलोइंग इन ए लॉजिकल ऑर्डर। ये 5 वर्ड दिए हैं, इनको कहा गया है कि अरेंज कीजिए लॉजिकल सीक्वेंस में, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और ये पूछा गया है कि लॉजिकल सीक्वेंस राइट वाला कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डी लगाया है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप तो फिंगर, शोल्डर, एल्बो, पाम, रिस्ट दिया हुआ है और कहा है कि इसको लॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर में जमा है, ठीक है। तो यहाँ ये ऑर्डर देखेंगे आप तो फिंगर्स, पहले आप देखेंगे फिंगर्स, फिर आप देखेंगे पाम, ठीक है, फिर आप देखेंगे रिस्ट, फिर आप देखेंगे एल्बो, देन आप देखेंगे शोल्डर, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या है, नीचे से फिंगर से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो ये डी इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप के लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, और भी कई प्रकार के वर्ड आते हैं, आप और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। आइए और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो ये सब हम वर्बल रीजनिंग में देख रहे हैं, आपको मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि वर्बल रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जनरली पेपर में ब्लॉक आता है सुडोको, उस टाइप में देखा हो, या इस टाइप के क्वेश्चन जनरली देखे हो आपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। आइए पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a matrix of certain character is given. These characters follows a certain trend, row wise or column wise. Find out this trend and choose the missing character accordingly, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया रहता है, 3 रो दी जाती हैं, 3 कॉलम दिए रहते हैं, जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे, वो किसी लॉजिक पैटर्न में लिखे होंगे, और एक नंबर जो है वो मिसिंग होगा। वो मिसिंग नंबर आपको क्या है कि फाइंड आउट करना है। यदि वो फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि आपको बाकी दिए हुए नंबर से आपको पैटर्न पता करना पड़ेगा, उसी पैटर्न के आधार पर वो जो क्वेश्चन मार्क है उसको रिप्लेस करने वाला नंबर आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, या उन ऑप्शन में से वो नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखें क्वेश्चन में क्या लगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए मैट्रिक्स ऑफ सर्टन कैरेक्टर्स इज गिवन. These characters follow a certain trend, row wise or column wise. Found out this trend and choose the missing character accordingly, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स दी हुई है, दिया 4 19 4 7 38 5 5 क्वेश्चन मार्क 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह ए बी सी डी में ये नंबर्स दिए, इनमें से कौन सा आएगा ये आपको पता करना है, ठीक है। तो जैसा ये हाँ यहाँ पर देखा जा रहा है कि 4 है यहाँ पे, और लास्ट में भी 4 है और बीच में 19 है, तो किस आधार पे होगा। तो एक आइडिया लगाया, यहाँ आंसर देखिए डी में, ठीक है, कि एक आइडिया लगाया कि 4 × 4 16 + 3, ठीक है। एक इस टाइप का पैटर्न बन रहा है कि 4 × 4 कर दें और 3 को प्लस करें तो बीच का नंबर मिलता है। अब नीचे वाले में देखें क्या ऐसा होता है, तो देखें 7 × 5 दो लास्ट वाले फर्स्ट और लास्ट वाले कैरेक्टर को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और +3 करते हैं तो 38 आता है। 7 × 5 करते हैं +3 करते हैं 38 आता है, ठीक है। तो सेम यही पैटर्न यहाँ पर भी होगा। 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, +3 करेंगे तो 28, तो ये 28 यहाँ दिया है डी में, ये वाला यहाँ पर नंबर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है कि पैटर्न आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसके हिसाब से ट्रेंड जो भी दिया हो ट्रेंड आप पता कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से मिसिंग कैरेक्टर का पता लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ भी देखिए कि एक फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक ये देखिए कि एक क्रॉस करके दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर गायब है। ये कह रहे हैं कि इस मिसिंग नंबर को आप पता कीजिए। ये ऑप्शन दिया हुआ है 7 49 36 16, ठीक है। तो अब ये इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, ये देखिए आंसर में बन दिया है, द 2 ends of each line segment contain a number and its square.
सो मिसिंग नंबर इज 7 का स्क्वायर 49। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप ये नंबर, तो यदि यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है तो यहाँ उसके सामने उसका स्क्वायर दिया है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ 5 दिया है तो 5 उसके सामने 25 दिया है ना, 5 का स्क्वायर 5 5 से 25। यहाँ 8 दिया है तो 8 8 या 64, ठीक है। तो यहाँ 7 दिया है तो 7 7 से 49 होना चाहिए, तो यहाँ बी आंसर होगा 7 7 से 49, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पा रहे होंगे कि इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर क्या है, ठीक है। कि एक कोई मिसिंग नंबर दिया होगा, उसे आपको पता लगाना है, वो भी जो भी दिए होंगे पैटर्न उसके अनुसार उसी पैटर्न में आपको करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। आइए और आगे देखते हैं कि क्या है। सो डाटा सफिशिएंसी की बात करते हैं कि डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस आते हैं वर्बल रीजनिंग में। अब ये डाटा सफिशिएंसी क्या होता है आइए देखते हैं। Data sufficiency question in logical reasoning comprise a few condition and candidate need to analyze which of the given condition may help get an answer or solution to the question, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन दिया है, in which year was ईशान born, ठीक है। तो यहाँ पर ईशान की जन्म की ईयर पूछा जा रहा है और 2 स्टेटमेंट दिए हैं। एक स्टेटमेंट में कहा जा रहा है ईशान एट प्रेजेंट इज 26 ईयर यंगर टू हिज मदर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है ईशान्स ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964 इज 36 ईयर्स यंगर टू हिज मदर, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं। तो यदि ये 2 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को लेकर ही यदि ईशान के बॉर्न होने का ईयर पता चलता है तो एक ही स्टेटमेंट सफिशिएंट है, और यदि दोनों को मिलकर आंसर मिलता है तो दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया ए 1 अलोन इज सफिशिएंट वाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन सेकंड अलोन इज सफिशिएंट वाइल 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सी है आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। डी है नाइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। और ई है बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का पता करना है कि कौन सा है, या तो दोनों सफिशिएंट है या एक सफिशिएंट है, या इनमें से कौन सा वाला आपको आंसर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ आंसर देखें आप, फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड दैट राहुल इज 36 minus 26 is equal to 10 years older than his brother, ठीक है। तो यहाँ ये जैसा बताया गया ईशान एट प्रेजेंट 26 ईयर यंगर टू हिज मदर एंड ईशान का ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964 जो कि 36 ईयर यंगर है अपनी माँ से, ठीक है। तो यहाँ ये इसका बड़ा भाई है 36 में से 26, यानी 10 ईयर्स का डिफरेंस है दोनों में। यदि 10 ईयर्स का डिफरेंस है तो यदि जो 1964 दिया हुआ है उसके भाई का डेट ऑफ बर्थ, तो 64 में से 10 ईयर्स को यदि आप माइनस करेंगे तो ईशान का बोर्न होने का ईयर आ जाएगा। तो 1954 में जो है ईशान वाज बोर्न, ठीक है। यहाँ राहुल लिखा गया है लेकिन ईशान वाज बोर्न। तो इस प्रकार से कहना चाहिए कि उसकी एज निकाली जाएगी और इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट कहना चाहिए सफिशिएंट है, या कौन से स्टेटमेंट का डाटा सफिशिएंट है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट चाहिए हमको आंसर पता करने के लिए, तो हम लिखेंगे बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं। आइए और देखते हैं आगे किस टाइप का है। इसके बाद है असर्शन एंड रीज़न, ठीक है। असर्शन एंड रीज़न के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, एक असर्शन दिया रहता है, दूसरा रीज़न दिया रहता है। असर्शन में क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है और रीज़न में क्या है एक्सप्लेनेशन होता है फॉर द असर्शन, ठीक है। तो आइए देखें पढ़ें। दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, एन असर्शन which is a statement of fact and a reason which is explanation for the assertion, ठीक है। In each of the question given below
there are two statements labeled as assertion and reason. Assertion is denote A and reason denoted by R. ठीक है, तो यहाँ A और R से assertion और reason को शो किया गया है. ठीक है, तो ये नीचे आप देख रहे होंगे कि ये दो कहना चाहिए स्टेटमेंट दिए हैं, एक assertion दिया है, दूसरा reason दिया है, और इसमें लिखा हुआ है assertion में इंडिया इम्पोर्ट्स जूट फ्रॉम बांग्लादेश. ठीक है, और रीज़न दिया है इंडिया हैज़ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स. ठीक है, कि यहाँ दिया गया है कि इंडिया जो है इम्पोर्ट करता है जूट बांग्लादेश से, और रीज़न ये है कि चूँकि इंडिया में बहुत सारी जूट मिल्स हैं, इसीलिए उसको बांग्लादेश से जूट इम्पोर्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो ये दोनों ही जो कहना चाहिए असर्शन और रीज़न जो है वो कहना चाहिए सही है. ठीक है, करेक्ट है. तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दूसरे में दिया है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तीसरे में दिया है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और फोर्थ में दिया है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. फिफ्थ में दिया है बोथ ए एंड आर फॉल्स. ठीक है, तो इनमें से एक आपको क्या है राइट ऑप्शन चूज़ करना है. जो स्टेटमेंट ये असर्शन और रीज़न को स्टेटमेंट यदि आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के आपको क्या सही लगता है. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 1 है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो इसमें ए वाला आपका राइट आंसर. आइए दूसरा क्वेश्चन देखें. इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज, जैसा कि पहले लिखा था असर्शन को ए से दिखाया गया है और रीज़न को आर से दिखाया गया है. तो यहाँ पर दिया गया है असर्शन में वैक्सीन्स प्रिवेंट्स डिसीज एंड रीज़न दिया है वैक्सीन बिल्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज. ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, फैक्ट भी सही है. ठीक है, तो यहाँ वही देखेंगे आप तो आंसर नंबर 1 ही सही है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस आते हैं. तो इस प्रकार से भी इस प्रकार के क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. आइए और आगे देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हैं. सो अभी हम देखेंगे सिचुएशन रिएक्शन, और इसको SRT भी कहा जाता है, और SRT और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट इज़ टू जज whether a candidate possesses guts and capacity to tackle odd situation with an alert mind. सो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे ये कहना चाहिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है. आप देखेंगे क्वेश्चन इसके तो नॉर्मली दिखाई देंगे आपको, लेकिन इसमें क्या है कि आंसर जो दिए रहते हैं, ऑप्शन जो दिए रहते हैं वो सारे के सारे आपको सही लगते हैं. ठीक है, लेकिन आपको क्या है उनमें से जो एकदम कहना चाहिए सही है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, या कहना चाहिए आंसर के नियरेस्ट जो सबसे है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है, उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि यदि आप इन सारे ऑप्शन देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा सही आंसर में किसको नंबर देंगे ये समझ लीजिए, उस टाइप से वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी इन मैन. ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप ये क्वेश्चन में विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी इन मैन. पोलाइटनेस, वर्क हार्ड, सिंसियरिटी, शेयरिंग. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी क्वालिटी बेस्ट होती है, विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी इन मैन, कौन सी क्वालिटी होना चाहिए. ठीक है, तो पोलाइटनेस होना भी अच्छी बात है, वर्क हार्ड भी होना अच्छी बात है, शेयरिंग भी, सिंसियरिटी भी. ठीक है, तो यहाँ पर सिंसियरिटी इसका राइट आंसर है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे जब सिंसियरिटी मैंने बता दिया आपको कि राइट आंसर है तो किस टाइप का नियरेस्ट होना चाहिए, किस टाइप का ट्रू होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर सिंसियरिटी है. ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया है नो पेन नो गेन मीन्स. ए ऑप्शन में दिया है पेन मीन्स नो गेन. बी में दिया है बिलीव दैट दिस स्लोगन इज करेक्ट. सी में दिया है फील इट इज़ फुलिश टू एक्सेप्ट. डी में दिया है पेन मीन्स हार्ड वर्क. ठीक है,
तो यहाँ पर यदि देखेंगे आप तो ये दो आंसर आपको बिल्कुल ही नियरेस्ट लग रहे हैं। एक बी वाला कि बिलीव दैट दिस स्लोगन इज़ करेक्ट, और डी वाला पेन मीन्स हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये दोनों में से आपका एक आंसर हो सकता है, दोनों ही आपके सही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं जिसमें कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको क्या है कि कम समय में कहना चाहिए कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। और आगे देखते हैं हम क्या है। तो इसके बाद आता है आपका फाइंडिंग ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब ये फाइंडिंग ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट क्या है। ट्रुथ वैल्यू, द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बीइंग आइदर ट्रू और फॉल्स। All statements have truth value. We are often interested in determining truth value. In other words, in determining whether a statement is true or false. ठीक है, तो यहाँ भी उसी टाइप का दिया हुआ है, देखें आप तो which of the following an human has। ठीक है, which of the following an human has, कि उसके पास क्या लाइफ, हार्ट, माइंड, स्किन, लंग्स क्या होता चाहिए होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे ख्याल से लाइफ है। और बाकी आप देखें दूसरा है ट्रेन ऑलवेज हैज़, ट्रेन के पास हमेशा होता है पावर, बोगी, स्टेशन, इंजन, पैसेंजर। ठीक है, तो इनमें से आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, ए ट्रेन ऑलवेज हैज़, तो यहाँ मुझे लगता है कि इंजन होना चाहिए, कि ट्रेन के पास इंजन तो होता ही है, बाकी सारी चीज़ें भले ना हो लेकिन इंजन तो होता ही है। ठीक है, ऐसे ही क्या तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, कॉलेज ऑलवेज हैज़, क्या होता है कॉलेज में, क्लासेस होती हैं, टीचर, लाइब्रेरी, बिल्डिंग, प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से टीचर होना चाहिए इसका आंसर, कॉलेज ऑलवेज हैज़ टीचर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ट्रुथ का क्या है पता करना पड़ता है और उसके सारे आंसर वही हैं। आप देखेंगे बहुत ही क्लोज हैं जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार, लेकिन आपको उसमें राइट वन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये ट्रू वाला आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इस टाइप से ये कहना चाहिए वर्बल का फाइंडिंग ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फाइनली हमने पूरा कहना चाहिए वर्बल रीजनिंग देख लिया है और मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ जान पा रहे होंगे। तो इसी टाइप के वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बस इसमें यदि देखा जाए बच्चे हैं तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक अर्थमेटिकल रीजनिंग का, दूसरा मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो है बचे हुए हैं, तो वो भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।